हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीएम। माय नेम इज स्नेहा पाटीदार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 9वीं के विज्ञान में जो एनिमलिया के पार्ट थे वो कुछ पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे। आगे के जो पार्ट थे वो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो देखो बच्चों, अपना अगला पार्ट आता है एनिलिडा। तो एनिलिडा क्या होते हैं? इसके जो जंतु होते हैं वो द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब है इनकी जो बॉडी होती है वो दाएं और बाएं दोनों तरफ क्या होती है, बराबर होती है और त्रिकोणीय यानी उनके जो उत्तक का विभेदन होता है वो 3 कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है यानी कैविटी पाई जाती है। इनकी अंग संरचना जो होती है वो खंड में निहित होती है, यानी जो शरीर होता है वो खंड में डिवाइड होता है। जैसे ये वाला देख लो जंतु आप, इसमें इसका शरीर जो है वो अलग अलग खंड में विभाजित किया गया होता है। ठीक है, इनके पूंछ से सिर तक ये खंडित रूप में उपस्थित रहते हैं और ये लवण और अलवण यानी लवण का मतलब जो नमक वाला जल और बिना नमक वाले दोनों जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें संवहन पाचन यानी पाचन भी होता है और उसका पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी होता है। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, यानी जल में भी रहते हैं और स्थल में भी ये रहते हैं। ठीक है, जैसे केचुआ, नेरिस, जोक। ठीक है, जैसे केचुआ तो हमने देखा ही है, ये वाले जंतु हम सब बहुत सी बार देखते हैं। तो ये सब काय में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं और इनका जो शरीर वो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अगला अपना आता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा जंतु आते हैं। ठीक है, इन्हें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, यानी वही इसमें भी क्या होता है, द्विपार्श्व सममित यानी इनके दाएं और बाएं का शरीर जो है वो एक जैसा होता है। शरीर खंड युग होता है, यानी इनमें भी शरीर में खंड पाए जाते हैं। जैसे देखो इनके एग्जाम्पल हैं, इनमें वास्तविक देह रक्त से भरी होती है। इनका पूरा शरीर कहीं से भरा होता है? रक्त से भरा हुआ होता है। इनसे जुड़े इनके पैर होते हैं, जैसे झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, ये सब काय में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जैसे बिच्छू आपने देखा ही है। तो इनका शरीर क्या होता है? खंड में डिवाइड होता है और इनका शरीर इधर का और इधर का पार्ट दोनों बराबर होते हैं, यानी अगर हाफ करेंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या होगा? बराबर होगा, यानी द्विपार्श्व होगा। इसके अलावा मकड़ी भी आप सबने देखी है, मकड़ी भी 2 खंड में डिवाइड होती है इसका शरीर, इसमें पैर जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा हमने मक्खी सबने देखी है, मधुमक्खी, तितली सबने देखी है। ये क्या होता है? इनका शरीर दोनों तरफ एक जैसा होता है। ठीक है, अगला अपना आता है मोलस्का। इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, यानी वही है कि इनका शरीर भी दाएं बाएं बराबर होता है। देहगुहा बहुत कम होती है, यानी इनका शरीर बड़ा छोटा होता है। शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं विखंडन होता है। इनके मोलस्का जंतु में कवच पाया जाता है, इनके शरीर के ऊपर क्या होता है? एक तरह का कवच पाया जाता है। जैसे इस वाले में देखो ये कवच पाया जाता है, जैसे घोंगा, जैसे आपने वो जो अपन बोलते हैं ना छोटे छोटे शंख शंख जैसे मिलते हैं अपन समुद्र में, तो वो क्या है? इनका एक कवच है। ठीक है, इनमें खुला संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, यानी उत्सर्जन के लिए जैसे मनुष्य में गुर्दे जैसी संरचना होती है वैसे इनमें भी पाई जाती है। जैसे घोंगा, सीवी काय में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। अगला आता है इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक और डर्मा का अर्थ है त्वचा, यानी इकाइनोडर्मेटा 2 शब्दों से बना है, इकाइनोस और डर्मेटा, जिसका मतलब होता है जाहक और त्वचा। अतः जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, यानी इनके शरीर पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। इकाइनोडर्मेटा वाले जंतुओं के शरीर पर कांटे होते हैं। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, यानी ये सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं। देहगुहा त्रिकोणीय, यानी इनका जो इनकी जो उत्तक संरचना होती है वो 3 कोशिकीय होती है। इनमें भी विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलन में सहायक यानी उनको इधर से उधर चलने में क्या करता है? सहायता करता है। इनके शरीर में जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कांटे भी पाए जाते हैं। जैसे स्टार फिश का नाम आपने सुना है, समुद्री अर्चिन, ये क्या है? इकाइनोडर्मेटा कहलाते हैं। ये सब समुद्र में ही रहते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में आते हैं। जैसे ये देखिए पंखधारा, होलोथेरिया और एस्टिचेरिया, ये सब क्या इकाइनोडर्मेटा के ग्रुप में ही आते हैं। ठीक है, अगला आता है प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा है, ये द्विपार्श्व सममित है, यानी इनका शरीर भी दोनों तरफ क्या होता है? बराबर होता है। त्रिकोणीय, यानी शरीर में जो उत्तक संवहन तंत्र होता है वो 3 कोशिकाओं से बना होता है। इनमें भी देहगुहा पाई जाती हैं। इनमें क्या है? एक लंबी छड़ जैसी संरचना, इनके शरीर में क्या होता है? एक लंबी छड़ जैसी संरचना पाई जाती है, जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। पृष्ठ यानी उनके आगे के भाग पर पाई जाती हैं। ये तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती हैं। जिन आहार नाल यानी जहाँ से उनके भोजन जाता है उस नाल से ये शरीर को क्या करती है? अलग करती हैं। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जहाँ पर पेशियाँ जुड़ती हैं उसको ये स्थान प्रदान करती हैं, जिसमें चलन आसानी से
होता है, यानी चलन यानी इधर से उधर जाना उनमें आसान होता है। जंतुओं के जीवन की सभी अवस्थाओं में नाटोकोर्डेटा उपस्थित नहीं रह सकता है, यानी उनकी सारी अवस्था यानी जब उम्र बढ़ती है धीरे धीरे, तब हर उम्र में वो इकोडर्मेटा साथ में उपस्थित नहीं होता है। ये समुद्री जंतु हैं, यानी सिर्फ समुद्र में ही रहते हैं। इनके उदाहरण हैं बेलानांग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्पीफोयस इत्यादि। ये सब क्या है? प्रोटोकार्डेटा के उदाहरण हैं। अगला आता है वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है, यानी इनके अंदर शरीर के अंदर हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा जिसे कंकाल बोलते हैं वो पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है, यानी जो पेशियाँ होती है, कोशिकाएं जो होती है, उनका वितरण अलग अलग भिन्न प्रकार से होता है। पेशियाँ कंकाल से जुड़ी हुई होती है, यानी कंकाल से बिल्कुल सटे हुई जुड़ी हुई रहती हैं, जो इनको चलने में यानी इधर से उधर चलने में सहाय होते हैं। इनके भी शरीर त्रिकोणिक होता है, देहगुहा उपस्थित होती हैं। इनमें उत्तक और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है, यानी उत्तक भी बहुत जटिल और अंगों का भी बहुत जटिल विभेदन, यानी एक दूसरे से विभेदित होते हैं। इनके 5 लक्षण होते हैं: नोटोकार्ड, प्रेस्टिनल, कशेरुकन, दंड एवं मेरुरज्जु। ये सब इनमें पाए जाते हैं। त्रिकोणिक शरीर होता है इनका, युग्मित क्लोम थैली पाई जाती है इनमें और देहगुहा पाई जाती है। वर्टिब्रेटा को भी फिर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें इस ग्रुप के जो जंतु होते हैं उसमें जबड़े रहित होते हैं। जबड़े यानी जो मुंह में जबड़ा पाया जाता है वो इनमें नहीं होता है। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, यानी इनका शरीर क्या होता है? लंबा होता है। इनमें यहाँ पर जबड़ा नहीं पाया जाता है। इनका गोलाकार मुख रहता है, शल्क रहित और चिकनी त्वचा। शल्क यानी इनमें खंड नहीं पाए जाते, इनकी त्वचा बिल्कुल भी चिकनी रहती है और इनका मुंह गोलाकार होता है। और ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी में संबद्ध हो जाते हैं, ठीक है। परजीवी यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हेग मछली, पेटोमाइडा यानी लेम्प्रे, ये सब काय में आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा में। अगला अपना आता है मत्स्य। ये मछलियाँ हैं। मत्स्य का नाम तो सबको पता है। इसकी में क्या आती है? सारी मछलियाँ आती हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती हैं, यानी समुद्र में भी ये मिलती हैं और मीठे जल में भी ये मिलती हैं। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। शल्क यानी खंडों से और प्लेटों से ढकी हुई होती है, यानी एक प्लेट यानी एक तरह का कवर होता है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करते हैं। मछलियाँ जो है वो अपनी पूंछ का प्रयोग इधर से उधर यानी टर्न लेने के लिए करते हैं, तैरने में बहुत सहायता करती हैं। इनका शरीर धारारेखी होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी गलफड़े जिनको हम बोलते हैं वो बने होते हैं, जो उनके पानी की जो ऑक्सीजन है उसको लेने में मदद करते हैं। जो यहाँ पर उनके गलफड़े बने हुए होते हैं, जैसे ये वाले, ठीक है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियाँ कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क, ठीक है। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू उदाहरण के लिए, ठीक है। ये क्या है? समुद्र में ही अंडे देती हैं। इसके बाद ये सारी मछलियाँ इसी मत्स्य ग्रुप में ही आती हैं। इसके बाद आता है जल स्थलचर। जैसे बच्चों नाम से स्पष्ट है, जल और स्थलचर यानी जल में रहने वाले और स्थल मानी भूमि पर रहने वाले। जो जंतु जल और स्थल दोनों में रहते हैं वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं। ओब्वियसली दोनों तरफ रहते हैं तो मत्स्यों से अलग होंगे, क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षी होता है, यानी 3 पार्ट में डिवाइड होता है इनका हृदय। इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, वक्र पाए जाते हैं। जैसे अपने मनुष्यों के पेट में वक्र होते हैं, वैसे इनमें भी क्या होते हैं? वक्र पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें जैसे मनुष्यों में फेफड़े बने होते हैं क्योंकि वो भूमि पे रहता है, वैसे इनमें भी फेफड़े होते हैं। ये अंडे देने वाले जंतु, ये भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं, यानी ये बच्चे पैदा नहीं करते। ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पे रह सकते हैं। उदाहरण मेंढक, सेलामेंडर, टोड इत्यादि, ठीक है। ये जो मेंढक की अलग अलग प्रजातियां हैं और ये छिपकली के आकार की रहती है। सेलामेंडर ये क्या है? जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। जैसे मेंढक को तो अपन ने देखा ही है, वो जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है। अगला अपना आता है सरीसृप, ठीक है। सरीसृप का मतलब बच्चों जो जंतु रेंग कर चलते हैं, ठीक है। जैसे अपन पैरों पर चलते हैं वैसे नहीं, जो जंतु जमीन पर या दीवारों पर क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं, वो सरीसृप के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ये असमतापी जंतु हैं, ठीक है। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका रहता है, यानी शल्क यानी एक तरह से परत बनी होती है इनके शरीर पर। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, यानी इन सरीसृपों में भी श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्य त्रिकक्षी, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ जो होता है उसका शरीर 4 कक्षाओं में डिवाइड होता है, ठीक है। अंडे देने वाले प्राणी है ये प्राणी भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके रहते हैं। जो अंडे होते हैं वो बहुत ही कठोर एक कवच से ढके हुए रहते हैं।
इसके अलावा तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये मतलब स्थल में भी अंडे दे सकते हैं और जल में भी अंडे दे सकते हैं। उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ठीक है। ये सब क्या है, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से रेंग कर चलते हैं, यानी इनके पैर नहीं होते, ये रेंग कर चलते हैं। जैसे कछुआ भी जमीन से सट के चलता है, पैर होते हैं फिर सट कर ही चलता है ना, वो जमीन से चिपक कर चलता है। तो ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है पक्षी। ये समतापी प्राणी यानी समान ताप में रहने वाले प्राणी है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनको 2 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं। इनके आगे वाले पैर 2 जोड़ी यानी एक जोड़ में 2 पैर, एक जोड़ में 2 पैर। आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। छोटे जब रहते हैं उनके पैर की तरह होते हैं वो, पर जब बड़े धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है, यानी उनके पंख जो होते हैं वो उनके पूरे शरीर को ढक लेते हैं। श्वसन इनमें भी फेफड़ों द्वारा होता है। और इस वर्ग में सभी पक्षी आते हैं, जितने भी टाइप के पक्षी होते हैं सभी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ पक्षियों के उदाहरण दे रखे, कौवा, कबूतर, गोरैया वगैरह सब इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला अपना है स्तनपायी, ठीक है। जिनके स्तन होते हैं यानी बच्चों को दूध पिलाने के लिए जिनमें स्तन पाए जाते हैं वो सभी इनमें इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये भी समतापी प्राणी है। हृदय इनका भी 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, यानी दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब इनके बच्चे होते हैं तब वो दूध ग्रंथियों में दूध बहने लगता है, दूध आने लगता है, ठीक है, जिससे वो अपने बच्चों की भोजन की पूर्ति करते हैं। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। जो भी स्तनपायी होते हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं और तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, यानी इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं और फिर उन शिशुओं को अपना दूध पिलाते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, यानी कुछ एक अपवाद भी हैं जो अंडे देते हैं, जैसे इकिडीना प्लेटिपस, ये क्या है, कुछ अपवाद है जो स्तनपायी तो है बट वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी भी अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं होता, ठीक है। यानी कंगारू जो बच्चे देता है वो अविकसित होता है और उसके अविकसित बच्चे तब तक उसकी थैली में रहते हैं जब तक वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे कुछ स्तनपायी का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मनुष्य है वो भी स्तनपायी है, बिल्ली, चूहा, चमगादड़, व्हेल मछली, ये सब क्या है, स्तनपायी जंतु हैं। अगला आता है अपना नाम पद्धति, ठीक है। नाम पद्धति से स्पष्ट है बच्चों, नाम यानी कुछ नाम रखना। जीवों की वर्गीकरण नाम की क्या आवश्यकता है, यानी हम बताएंगे कि इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो बच्चों, एक ही तरह के जीव हर जगह रहते हैं पर उनका नाम अलग होता है। जैसे बिच्छू अपने यहाँ पे भी है, किसी और जगह पे भी होंगे, किसी और देश में भी होंगे। उसी तरह चूहा, बिल्ली जो है, जो अपने यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं वो किसी और देश में भी, किसी और माहौल में भी होंगे, बट वहाँ पर उनका कोई अलग नाम होगा जिससे उनको पहचानने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। जैसे अपन किसी और जगह चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर अगर बिल्ली को किसी और नाम से जानते हैं तो अगर वो उस नाम का यूज़ करेंगे तो हम उसे नहीं पहचान पाएंगे कि किस जंतु के बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे इन जंतुओं को एक वैज्ञानिक नाम दिया है जो हर देश में एक जैसा ही होता है, ठीक है। मतलब भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो कोई हो सकता है दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही नहीं पाए कि वो किस जंतु की बात कर रहा है। इस समस्या के हल के लिए वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को एक संकेत के रूप में निरूपित किया। जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को एक संकेत दिया, जैसे के, ऑक्सीजन को O, हाइड्रोजन को H, ऐसे संकेत दिए, वैसे ही इन जंतुओं को भी वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नाम दिए। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही नाम वैज्ञानिक नाम होता है जो पूरे संसार में उसी नाम से जानता है, यानी एक जीव का सिर्फ एक ही वैज्ञानिक नाम होता है जो पूरे संसार में सेम होता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। यानी नाम पद्धति सबसे पहले किसने शुरू की थी, कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में शुरू की। नाम पद्धति है वो जीवों की विभिन्नता के रूप में और समानता और असमानता पर निर्भर करती है, यानी उन जीवों में क्या समानता है क्या असमानता है उसके हिसाब से उनकी नाम पद्धति डिसाइड होती है, ठीक है। नाम पद्धति में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा गया है। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, यानी उनका जो नाम होता है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में होता है और उनकी जो प्रजाति होती है वो छोटे अक्षर से शुरू होती हैं। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं, यानी अगर वो बुक में छपे हुए तो वो इटैलिक रूप में लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। ये कुछ शर्तें हैं, बातें हैं जिनका विचार किया गया है, जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू।